हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। हम प्रीवियस क्लास में कमलेश्वर जी के जीवन परिचय, उनके रचना के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब हम उनके प्रमुख कहानी गर्मियों के दिन कहानी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। गर्मियों के दिन कमलेश्वर जी के प्रमुख कहानी है। ये कहानी कब प्रकाशित हुआ था? गर्मियों के दिन कमलेश्वर जी के जो प्रमुख कहानी गर्मियों के दिन कब प्रकाशित हुआ था? देखिए, ये कहानी सन 1954 के आसपास लिखी गई है। ठीक है। और ये कहानी गर्मियों के दिन जो कहानी है, इस कहानी में आज़ादी के बाद के गांव की बदलती स्थितियों का वर्णन किया गया है। ठीक है। मतलब इस स्थिति में जिक्र बड़ी तल्खी से आया है। इसमें निरर्थकता, बोध, पाखंड के साथ दमन और पीड़ा के देश की चेतना संपन्न जो है वो दिखने को मिलता है। ठीक है। तो समझ में आ रही है। तो ये कहानी आज़ादी के बाद के गांव की बदल की स्थितियों को वर्णन किया गया है। इसमें निरर्थकता बोध है, पाखंड के साथ साथ दमन और पीड़ा भी, और पीड़ा के देश की जो चेतना है वो चेतना संपन्न जो अभिव्यक्ति है, तो ये सब इस कहानी में देखने को मिलता है। ठीक है। तो हम देखेंगे पढ़ने के बाद, इस कहानी पढ़ने के बाद हम समझ पाएंगे कि इसमें क्या है, क्या दिखने को मिलता है, कमलेश्वर जी ने इस कहानी के माध्यम से क्या दिखाए हैं। तो हम पढ़ने के बाद पता चलेगा। देखिए, चुंगी दफ्तर खूब रंगा चुंगा है, उसके फाटक पर इंद्रधनुषी आकार के बोर्ड लगे हुए हैं। सईद अली पेंटर ने बड़े सधे हाथ से उन बोर्डों को बनाया है। देखते देखते शहर में बहुत सी दुकानें हो गई है जिन पर साइन बोर्ड लटक गए हैं। साइन बोर्ड लगाना यानी औकात का बढ़ाना। बहुत दिन पहले जब दीनानाथ हलवाई की दुकान पर पहला साइन बोर्ड लगा था तो वहाँ दूध पीने वालों की संख्या एकाएक बढ़ गई थी। फिर बाढ़ आ गई और नए नए तरीके और बेलपुटे इजाद किए गए। या जय हिंद से शुरू करके एक बार अवश्य परीक्षा कीजिए या मिलावट साबित करने वाले को 100 रुपये नकद इनाम की मनोहारू या ललकारू पर लिखावट समाप्त होने लगी। चुंगी दफ्तर का नाम 3 भाषाओं में लिखा है। चेयरमैन साहब बड़े अकील के आदमी है, उनकी सूझबूझ का डंका बजता है, इसीलिए हर साइन बोर्ड हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में लिखा जाता है। दूर दूर के नेता लोग भाषण देने आते हैं। देश विदेश के लोग आगरा का ताजमहल देखकर पूर्व की तरफ आते हुए यहाँ से गुजरते हैं। उन पर असर पड़ता है कि भाई। और फिर मौसम की बात, मेले तमाशे के दिनों में हलवाई, जुलाई अगस्त में किताब कागज़ वालों, साहलग में कपड़े वालों और ख़राब मौसम में वैद्य हकीमों के साइन बोर्ड पर नया रुगन चढ़ता है। शुद्ध देसी घी वाले सबसे अच्छे, जो छपरे के भीतर दीवार पर गेरू या हिरमिजी से लिखकर काम चला देते हैं। तो इसके बगैर काम नहीं चलता। अहमियत बताते हुए वैद्य जी ने कहा कि बगैर पोस्टर चिपकाए सिनेमा वालों का भी काम नहीं चलता। बड़े बड़े शहर में जाइए, मिट्टी का तेल बेचने वाले की दुकान पर साइन बोर्ड मिल जाएगा। बड़ी ज़रूरी चीज़ है। बाल बच्चों के नाम पर साइन बोर्ड है
नहीं तो नाम रखने की ज़रूरत क्या है। साइन बोर्ड लगा के सुखदेव बाबू कंपाउंडर से डॉक्टर हो गए। वेग लेके चलने लगे। पास बैठे रामचरण ने एक और नए चमत्कार की खबर दी। कल उन्होंने बुधई वाला इक्का घोड़ा खरीद लिया। तो हाकेंगा कौन? टीन की कुर्सी पर प्राणायाम की मुद्रा में बैठे पंडित ने पूछा। ये सब जेब कतरने का तरीका है। वैद्य जी का ध्यान इक्के की तरफ अधिक था। मरीज से किराया वसूल करेंगे, सईस को बख्शिश दिलाएंगे। बड़े शहरों के डॉक्टरों की तरह इसी से पैसे की बदनामी होती है। पूछो मरीज का इलाज करना है कि रूप दाव दिखाना है। अंग्रेजी भाले लगाकर मरीज की आधी जान पहले सूखा डालते हैं। आयुर्वेदी नब्ज देखना तो दूर, चेहरा देख के रोग बता दे। इक्का घोड़ा इसमें क्या करेगा? थोड़े दिन बाद देखना इनका मतलब सही कंपाउंडर हो जाएगा। कहते कहते वैद्य जी बड़ी घिसी हुई हंसी में हंस पड़े। फिर बोले, कौन क्या कहे भाई, डॉक्टर तो तमाशा बन गई है। वकील मुख्तार के लड़के डॉक्टर होने लगे हैं। खून और संस्कार से बात बनती है, हाथ में बस जाता है। वैद्य का लड़का वैद्य होता है। आधी विद्या लड़कपन में जुड़ी बूटियाँ फूटते पीसते आ जाती है। तुला मासा रति का ऐसा अंदाज हो जाता है कि औषधि अशुद्ध हो ही नहीं सकती। औषधि का चमत्कार उसके बनाने की विधि में है। धन्वंतरी वैद्य जी आगे कहने जा ही रहे थे कि एक आदमी को दुकान की तरफ आते देख चुप हो गए और बैठे हुए लोगों की तरफ कुछ इसी तरह देखने सुनने लगे हैं कि वे गप लड़ाने वाले फालतू आदमी न होकर उनके रोगी हो। तो आदमी के दुकान पर चढ़ते ही वैद्य जी ने भांप लिया। कुंठित होकर उन्होंने उसे देखा और उदासीन हो गए। लेकिन दुनिया दिखवा भी कुछ होता है। हो सकता है कल यही आदमी बीमार पड़ जाए या इसके घर में किसी को रोग घेर ले। इसीलिए अपना व्यवहार और पैसे की गरिमा चौकस रहनी चाहिए। अपने को बटरते हुए उन्होंने कहा, कहो भाई, राजी खुशी। उस आदमी ने जवाब देते हुए सिरे की एक कंस्टारिया सामने कर दी। यह ठाकुर साहब ने रखवाई है, मंडी से लौटते हुए लेते जाएंगे 1-1:30 बजे के करीब। उस वक्त दुकान बंद रहेगी। वैद्य जी ने व्यर्थ के काम से उबते हुए कहा कि हकीमों वैद्यों की दुकानें दिन भर नहीं खुली रहती। व्यापारी थोड़े ही हैं भाई। पर फिर किसी अन्य दिन और अवसर की आशा ने जैसे ज़बरदस्ती कहलवाया। खैर उन्हें दिक्कत नहीं होगी, हम नहीं होंगे तो बगल वाली दुकान से उठा ले, मैं रखता जाऊंगा। आदमी के जाते ही वैद्य जी बोले, शराब बंदी से क्या होता है? जब से हुई तब से कच्ची शराब की भट्टियाँ घर घर चालू, सिरा घी के भाव बिकने लगा। और इन डॉक्टर को क्या कहिए, इनकी दुकानें होली बन गई है। लाइसेंस मिलता है दवा की तरह इस्तेमाल करने का, पर खुलेआम जिंजर बिकता है, कहीं कुछ नहीं होता। हम भंग अफीम की एक पुड़िया चाहे तो तफसील देनी पड़ती है। जिम्मेदारी की बात है। पंडित जी ने कहा कि अब जिम्मेदार वैद्य ही रह गए हैं। सबकी रजिस्ट्री हो चुकी भाई। ऐसी गैर पच कल्याणी जितने घुस आए थे उनकी सफाई हो गई। अब जिनके पास रजिस्ट्री होगी वो वैद्य कर सकता है। चुनने वाले वैद्य बन बैठे थे, सब खत्म हो गए। लखनऊ में सरकारी जांच पड़ताल के बाद से ही मिली है। वैद्य जी की बात में रस न लेते हुए पंडित उठ गए। वैद्य जी ने भीतर की तरफ कदम बढ़ाए और औषधालय का बोर्ड लिखते हुए चंदर से बोले, सफ़ेदा घोड़ा है बाबू,
तारपीन मिला लो। और वो एक बोतल उठा लाए जिस पर ओशोकारिष्ट का लेबल था। इसी तरह न जाने किन किन औषधियों की शरीर रूपी बोतलों में किस किस पदार्थ की आत्मा भरी है। सामने की अकेली अलमारी में बड़ी बड़ी बोतलें रखी हैं जिन पर तरह तरह के अरिष्टों और अशुभों के नाम चिपके हुए हैं। सिर्फ पहली कतार में वे शीशियाँ खड़ी हैं। उनके पीछे ज़रूरत का और सामान है। सामने की मेज पर सफ़ेद शीशियों की एक पंक्ति है जिसमें कुछ स्वादिष्ट चूर्ण, लवण, भास्कर आदि हैं। बाकी में जो कुछ भरा है उसे केवल वैद्य जी जानते हैं। तारपीन का तेल मिलाकर चंदर आगे लिखने लगा। वो कविराज नित्यानंद तिवारी ऊपर की पंक्ति श्री धन्वंतरी औषधालय स्वयं वैद्य जी लिख चुके थे। सफ़ेद के वे अक्षर ऐसे लग रहे थे कि जैसे रुई के फाये चिपका दिए हों। ऊपर जगह खाली देखकर वैद्य जी बोले, बाबू ऊपर जय हिंद लिख देना। और ये जो जगह बच रही है इसमें एक तरफ द्राक्षाशव की बोतल, दूसरी तरफ खरल की तस्वीर। आर्ट हमारे पास मिडिल तक था लेकिन यह तो हाथ सीधने की बात है। चंदर कुछ ऊब सा रहा था। खाम ख्वाह पकड़ा गया। लिखावट अच्छी होने का यह पुरस्कार उसकी समझ में नहीं आ रहा था। बोला, किसी पेंटर से बनवाते अच्छा खासा लिख देता तो बात नहीं आएगी। अपना पसीना पूछते हुए उसने खुची नीचे रख दी। 5 रुपये मांगता था बाबू, 2 लाइनों के 5 रुपये। अब अपनी मेहनत के साथ यह साइन बोर्ड 10-12 आने का पड़ा। ये रंग एक मरीज दे गया। बिजली कंपनी का पेंटर बदहजमी से परेशान था। 2 खुराकें बनाकर दे दी, पैसे नहीं लिए। सो वो 2-3 रंग और थोड़ी सी वर्निश दे गया। 2 बक्से रंग गए। यह बूट बन गया और एकाध कुर्सी रंग जाएगी। तुम बस इतना लिख दो, लाल रंग का शेड हम देते रहेंगे। हंसिया तिरंगा खिलेगा, वैद्य जी ने पूछा और स्वयं स्वीकृति भी दे दी। चंदर गर्मी से परेशान था। जैसे जैसे दोपहरी नज़दीक आती जा रही थी, सड़क पर धूल और लू का जोर बढ़ता जा रहा था। मुलाहिज में चंदर मना नहीं कर पाया। पंखे से अपनी पीठ खुजलाते हुए वैद्य जी ने उजरत के काम वाले पटवारियों के बड़े बड़े रजिस्टर निकाल कर फैलाते शुरू किए। सूरज की तापिश में बचने के लिए दुकान का एक किवाड़ बैठकर वैद्य जी खाली रजिस्टर पर खसरा खैतिनियों के नकल करने लगे। चंदन ने अपना पिंड छुड़ाने के लिए पूछा कि ये सब क्या है वैद्य जी। तब वैद्य जी का चेहरा उतर गया। बोले, खाली बैठने से अच्छा है कुछ काम किया जाए। नए लेखपालों को काम धाम आता नहीं। रोज कानूनगो या नायब साहब से झाड़े पड़ती हैं। झक मार के उन लोगों को यह काम उजरत पर करना पड़ता है। अब पुराने घाव पटवारी कहाँ रहे जिनके पेट में गंवई कानून बसता था। रोटियां छीन गई बेचारों की। लेकिन सही पूछो तो अब भी सारा काम पुराने पटवारी ही ढो रहे हैं। नए लेखपालों की तनख्वाह का सारा रुपया इसी उजरत में निकल जाता है। पेट उनका भी है। तिया पाँचा करके किसानों से निकाल लाते हैं। लाए न तो खाए क्या। 2-3 लेखपाल अपने हैं, उन्हीं से कभी कभार हल्का भारी काम मिल जाता है। नकल का काम रजिस्टर भरने हैं। बाहर सड़क वीरान होती जा रही थी। दफ्तर के बाबू लोग जा चुके थे। सामने चुंगी में खस की टट्टियों पर छिड़काव शुरू हो गया। दूर हराते पीपल का सुर लोग के साथ आ रहा था। तभी एक आदमी ने किवाड़ से भीतर झांका कि वैद्य जी की बात शायद जो
दो क्षण बाद दर्द से बोझिल हो जाती होती गई। उनकी निगाहों ने आदमी पहचाना और वे सतर्क हो गए। फौरन बोले, एक बूट आगरा से बनवाया है, जब तक नहीं आता तो इसी से काम चलेगा। फुर्सत कहाँ मिलती है जो इस सबसे सर खपाए। मतलब एकदम व्यस्त होते हुए उन्होंने उस आदमी से प्रश्न किया, को भाई क्या बात है? तो डॉक्टरी मतलब सर्टिफिकेट चाहिए, डॉक्टरी सर्टिफिकेट चाहिए। कोसना स्टेशन पर खलासी होंगे सब। रेलवे की नीली वर्दी पहने वो खलासी बोला। उनकी मतलब उसकी ज़रूरत का पूरा अंदाज़ करते हुए वैद्य जी बोले, हाँ, किस तारीख से कब तक कहा चाहिए? 15 दिन पहले आए थे साहब, 7 दिन को और चाहिए। कुछ हिसाब जोड़कर वैद्य जी बोले, देखो भाई, सर्टिफिकेट पक्का करके देंगे, सरकार का रजिस्टर नंबर देंगे, रुपया 4 लगेंगे। वैद्य जी ने ऐसे खुद 4 रुपये पर उसके भड़क जाने का एहसास करते हुए कहा, अगर पिछला न लो तो 2 रुपये में काम चल जाएगा। खलासी निराश हो गया, लेकिन उसकी निराशा से अधिक गहन हताशा वैद्य जी के पसीने से नम मुख पर व्याप गई। बड़े निरपेक्ष भाव से खलासी बोला, सुब्रन सिंह ने आपके पास भेजा था। उसके कहने से कुछ ऐसा लगा जैसे ये उसका काम न होकर सुब्रन सिंह का काम हो। पर वैद्य जी के हाथ नब्ज आ गई। बोले, वो हम पहले ही समझ गए थे, बगैर जान पहचान के हम देते भी नहीं। इज्जत का सवाल है, हमें क्या मालूम तुम कहाँ रहे, क्या करते हो। अब सोचने की बात है कि मतलब विश्वास पर जोखिम उठा लेंगे। 15 दिन पहले से तुम्हारा नाम रजिस्टर में चढ़ाएंगे, रोग लिखेंगे, हर तारीख पर नाम चढ़ाएंगे, तब कहीं काम बनेगा। तो ऐसे घर की खेती नहीं है। तो कहते कहते उन्होंने चंदर की तरफ मदद के लिए ताका। चंदर ने साथ दिया। अब इन्हें क्या पता कि तुम बीमार रहे कि डाका डालते रहे, सरकारी मामला है। उसके बाद 5 से कम में दुनिया छोर का डॉक्टर नहीं दे सकता। तो 5 से कम में दुनिया छोर का डॉक्टर नहीं दे सकता। कहते कहते वैद्य जी ने सामने रखा लेखपाल वाला रजिस्टर खिसकाते हुए जूस में कहा कि अरे, दमन मारने की फुर्सत नहीं है तो ये देखते हो नाम। मर्जू को छोड़कर सरकार को दिखाने के लिए यह तफसीलवार रजिस्टर बनाने पड़ते हैं। एक एक रोगी का नाम, मर्ज, आमदनी, इन्हीं में तुम्हारा नाम चढ़ाना पड़ेगा। अब बताओ कि मरीजों को देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि 2-4 रुपये के लिए सर्टिफिकेट देकर इस सरकारी पचड़े में फंसना। कहते हुए उन्होंने तफसील वाला रजिस्टर एकदम बंद करके सामने से हटा दिया और केवल उपकार कर सकने के लिए तैयार होने जैसी मुद्रा बनाकर कलम से काम कुदरने लगे। तो रेलवे का खलासी 1 मिनट तक बैठा कुछ सोचता रहा और वैद्य जी को सर झुकाए अपने काम में मशगूल देख दुकान से नीचे उतर गया। एकदम वैद्य जी ने अपनी गलती महसूस की। लगा कि उनने बात अलग जगह तोड़ दी और ऐसी तोड़ी कि टूट गई और कुछ एकाएक समझ में न आया तो उसे पुकार कर बोले कि अरे सुन, ठाकुर सुब्रन सिंह से हमारी जयराम जी की कह देना, उनके बाल बच्चे तो राजी खुशी है, सब ठीक ठाक है। रुककर खलासी ने कहा। उसे सुनाते हुए वैद्य जी चंदर से बोले, 10 गांव शहर छोड़ के ठाकुर सुब्रन सिंह इलाज के लिए यहीं आते हैं भाई, उनके लिए हम भी हमेशा हाजिर रहे। चंदर ने बोर्ड पर आखिर अक्षर समाप्त करते हुए पूछा, चला गया, लौट फिर के आएगा? वैद्य जी ने जैसे अपने को समझाया पर उसके वापस आने की अनिवार्यता पर विश्वास करते हुए बोले कि गवई गांव के वैद्य और वकील एक ही होते हैं। सुब्रन सिंह ने अगर हमारा नाम उसे बताया है तो ज़रूर वापस आएगा। गांव वालों की मुरी जरा मुश्किल से खुलती है, कहाँ बैठी के सोचे समझेगा तब आएगा।
और कहीं से ले लिया तो चंदन ने कहा तो वैद्य जी ने बात दी। इन्हीं नहीं बाबू, मतलब नहीं नहीं बाबू, कहते हुए उन्हें बूढ़ की तरफ देखा और प्रशंसा से भरकर बोले कि भाई, वाह भाई चंद्र बाबू, साइन बोर्ड तो जंस गया, काम चलेगा। ये 5 रुपये पेंटर को देकर मरीजू से बोले वसूल करना पड़ता, इक्का घोड़ा और ये खर्चा। बात एक है, चारे नाक सामने से पकड़ लो चाहे घुमाकर। सईद अली के हाथ का लिखा बूट रोगियों को चंगा तो कर नहीं देता। अपने अपनी समझ की बात है, कहते हुए वे धीरे से हंस पड़े। पता नहीं वे अपनी बात समझकर अपने पर ही हंसे थे या दूसरे पर। तभी एक आदमी ने प्रवेश किया। सहसा लगा कि खलासी आ गया, पर वो पांडु रोगी था। देखते ही वैद्य जी के मुख पर संतोष चमक आया। वे भीतर गए, एक ताबीज़ लाते हुए बोले, अब इसका असर देखो, 20-25 रोज में इसका चमत्कार दिखाई पड़ेगा। पांडु रोगी की बाहों में ताबीज़ बांधकर और उसके कुछ आने पैसे जेब में डालकर वे गंभीर होकर बैठ गए। रोगी चला गया तो फिर बोले, यह विद्या भी हमारे पिताजी के पास थी, उनकी लिखी पुस्तकें पढ़ी हैं, बहुत सोचता हूँ उन्हें फिर से नकल कर लूँ। बड़े अनुभव की बात है, विश्वास की बात बाबू। एक चुटकी धूल से आदमी चंगा हो सकता है। हेमोपैथिक और भला क्या है, एक चुटकी शक्कर जिस पर विश्वास जम जाए बस। चंदन ने चलते हुए कहा, अब तो औषधालय बंद करने का समय हो गया, खाना खाने नहीं जाएगा। तुम चलो, हम 10-5 मिनट बाद आएंगे। वैद्य जी ने तहसील वाला काम अपने आगे सरका लिया। दुकान का दरवाज़ा भटखुला करके बैठ गए। बाहर धूप की तरफ देखकर दृष्टि चौधियाँ जाती थी। तो बगल वाले दुकानदार वचनलाल ने दुकान बंद करके घर जाते हुए वैद्य जी की दुकान खुली देखकर पूछा, आज खाना खाने नहीं गए? हाँ, ऐसे ही एक ज़रूरी काम है, अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे, वैद्य जी ने कहा और ज़मीन पर चटाई बिछाई, कागज़ रजिस्टर मेज में उठाकर नीचे फैल लिया। लेकिन गर्मी तो गर्मी, पसीना थमता ही नहीं था। रह रहकर पंखा झलते, फिर नकल करने लगते। कुछ देर मन मार कर काम किया, पर हिम्मत छूट गई। उठकर पुरानी धूल पड़ी शीशियाँ झाड़ने लगे। तो उन्हें लाइन से लगा, लेकिन गर्मी की धूपर समय स्थिर लगता था। एक बार उन्होंने किवाड़े के बीच में मुंह निकालकर सड़क की तरफ निहारा। एकाध लोग नजर आए। उन आते जाते लोगों की उपस्थिति से बड़ा सहारा मिल गया। भीतर आए, बूढ़ का तार सीधा किया और उसे दुकान के सामने लटका दिया। धन्वंतरी औषधालय का बोर्ड दुकान की गर्दन में ताबीज़ की तरफ लटक गया। कुछ समय और बीता। आखिर उन्हें हिम्मत की, एक लोटा पानी पिया और जांघों तक धोती सरकाकर मुस्तैद से काम में जुट गए। बाहर कुछ आहट हुई। चिंता से उन्हें देखा कि आज आराम करने नहीं गए वैद्य जी। घर जाते हुए जान पहचान के दुकानदार ने पूछा, बस जाने की सोच रहा हूँ, कुछ काम पसर गया था, सोचा करता चलूँ कहकर वैद्य जी दीवार से पीठ टिका कर बैठ गए। कुर्ता उतार कर एक तरफ रख दिया। इकहरी छत की दुकान आंच से तप रही थी। वैद्य जी की आंखें बुरी तरह नींद से बोझिल हो रही थी। एक झपकी आ गई। कुछ समय जरूर बीत गया था। नहीं रहा गया तो रजिस्टरों का तकिया बनाकर उन्हें पीठ सीधी की, पर नींद आती और चली जाती। न जाने क्या हो गया था। तो यहाँ पर सहसा एक आहट ने उन्हें चौंका दिया। आंखें खुलते हुए वे उठकर बैठ गए। वचनलाल दोपहर बिताकर वापस आ गया था। अरे आज आप अभी तक गए ही नहीं, उसने कहा। वैद्य जी जोर जोर से पंखा झेलने लगे। वचनलाल ने दुकान से उतरते हुए पूछा, किसी का इंतजार है क्या? हाँ, एक मरीज आने को कहा गया है,
अभी तक आया नहीं। वैद्य जी ने बचनलाल को जाते देखा तो बात बीच में तोड़कर चुप हो गए और अपना पसीना पूछने लगे। तो देखिए कमलेश्वर जी के कुछ और भी दिया गया है। उनके जन्म 6 जनवरी 1932 में हुआ था। जन्मस्थान मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। अत्यंत साधारण स्थिति वाले परिवार में जन्म लिए थे कमलेश्वर जी ने। किसी तरह पढ़ा। प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी। गरीबी झेलते हुए वे एसएससी करने के बाद मतलब बीएससी गरीबी झेलते हुए बीएससी करने के बाद हिंदी में एमए भी किया। एमए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए। छात्र जीवन में ही राजनीतिक आंदोलन से संपर्क। इसी क्रम में वामपंथ से जुड़े। वामपंथी अखबार बेचने तक का काम किया। आर्थिक संकट झेलते हुए एमए करने के बाद भी बुक बाउंड कंपनी में चौकीदारी की नौकरी की। कौन? कमलेश्वर जी ने। दिन में चौकीदारी और रात में कहानी लिखने का काम करते रहे। कहानी छपने लगी। इसी क्रम में कंपनी के मालिक को पता चल गया कि उनका चौकीदार ही हिंदी का कहानीकार कमलेश्वर है, तो उन्हें हाथ जोड़कर उसने माफ़ी मांगी। फिर कमलेश्वर वहाँ से अलग हो गए। उसके बाद 27 जनवरी 2007 को दिल्ली में कमलेश्वर का निधन लंबी बीमारी के बाद हुआ। सन 1950 के बाद हिंदी में नई कहानी आंदोलन त्रयी मोहन राकेश मतलब नई कहानी आंदोलन जो त्रयी है वो कौन है? मोहन राकेश राजेंद्र यादव के साथ एक स्तंभ है कमलेश्वर। फिर नई कहानियाँ सारिका, कथायात्रा, गंगा आदि पत्रिका का संपादन, दैनिक भास्कर तथा अन्य नई दैनिक पत्रों का संपादन किया। सारिका के संपादन काल में कहानी में समांतर आंदोलन का संचालन किया। अनेक कहानीकारों को आगे बढ़ाया। उन्होंने जो प्रकाशन किया था राजा निर्वंशिया, खोई हुई दिशाएं, तीसरा आदमी, बयान, मानव सरोवर के हंस, जर्ज पंचम की नाक, ये सब उनके कहानी संग्रह है। काली आंधी, डाक बंगला, एक सड़क, 57 गलियां, कितने पाकिस्तान, ये उपन्यास है। उसके बाद हिंदुस्तान हमारा एक नाटक है। उनके फिल्म और दूरदर्शन कार्यक्रम में लेखन भी हुआ है। ठीक है। उसके बाद तो इस कहानी में क्या देखने को मिलता है ना, चंदर गर्मी से परेशान था। जैसे जैसे दोपहरी नज़दीक आती जा रही थी, सड़क पर धूल और लू का जोर बढ़ता जा रहा था और मुलाहिज में चंदर मना नहीं कर पाया था। पंखे से अपनी पीठ खुजलाते हुए वैद्य जी ने उजरत के काम वाले पटवारियों के बड़े बड़े रजिस्टर निकालकर फैलाना शुरू किए। तो यहाँ पर कमलेश्वर की श्रेष्ठ कहानियाँ जो है वो कमलेश्वर की दृष्टि में श्रेष्ठ है, या मेरी यानी एक पाठक या आलोचक की दृष्टि में यह एक विचारणीय मुद्दा है। जब कोई लेखक अपनी तमाम कहानियों में कुछ कहानी को श्रेष्ठ घोषित कर रहा होता तो इसमें अप्रत्यक्ष रूप से पाठक को भी उपस्थित रहती है। तो कमलेश्वर की कथा यात्रा में उनका पाठक वर्ग भी सदैव उनके साथ रहा है। ऐसे में पाठक की पंचदंगी और पाठकों की पसंदगी और नापसंदगी का पसंद की का ख्याल रखना भी ज़रूरी लगता है। मेरा विश्वास है कि कमलेश्वर की कुछ कहानियाँ हैं, कुछ कहानियाँ और भी है जिन्हें श्रेष्ठता की परिधि रखा जाता है। तो यहाँ पर यह पाठक, लेखक, आलोचक का आग्रह है, पर इस संग्रह में संकलित कहानियों में चयन के लेखक के साथ पाठक का मापदंड भी शामिल है। तो कमलेश्वर के कहानियों की प्रविधि और संरचना को समझने के लिए उनके जीवन और संघर्ष को समझना होगा। ऐसा किए बिना उनकी कहानियों की तह एक नहीं पहुंचा जा सकता है। तो कमलेश्वर शुरू से ही बहुत संघर्षशील और मेहनती लेखक रहे हैं। बचपन से उन्होंने पढ़ाई की, अपनी अदम्य इच्छा को दबा कर रखा, क्योंकि औरों की तरह उन्हें पढ़ाई की सुविधाएं नहीं मिल सकी। फिर भी अपनी लगन से उन्होंने गांव की पढ़ाई पूरी की और उच्च शिक्षा के लिए सन 1945 के आसपास मैनपुरी से इलाहाबाद पहुंचे। उन्होंने पैसेंजर ट्रेन की इस यात्रा के दरमियान जीवन की इबारत लिखनी शुरू की थी। अपने कस्बे मैनपुरी में बैठकर उन्होंने अपनी पहली कहानी लिखी
और कानपुर के एक दैनिक पत्र में प्रकाशार्थ भेज दी। संयोग से वो कहानी छपी और उसकी चर्चा हुई। उसके बाद इलाहाबाद से प्रकाशित पत्रिका कहानी और नई कहानी में कमलेश्वर के लेखन को उर्वरा कथा भूमि दी। उनने इस अवसर को एक चुनौती की तरह स्वीकार भी किया और इलाहाबाद में उन दिनों साहित्यिक और सांस्कृतिक वातावरण देश के अन्य शहरों से बेहतर और अग्रणी था। उस समय हिंदी की उद्भट प्रतिभाएं साहित्य के क्षितिज को आलोकित कर रही थी। कमलेश्वर इनके बीच एक सर्वहारा और एक मजदूर वर्ग के लेखक के रूप में जाने और पहचाने गए थे, मगर उनके व्यक्तित्व का लोगों पर इतना गहरा प्रभाव था कि उन्हें किसी के आगे झुकना नहीं पड़ा था। तो इसी से मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, शिव प्रशांत सिंह और मार्कंडेय आदि कथाकार उनके समकालीन थे। कवि दुष्यंत कुमार उनके सबसे करीब मित्र भी थे। तो उनके जो पहली कहानी है कमलेश्वर जी के जो पहली कहानी है जो गर्मियों के दिन, यह कहानी सन 1954 के आसपास लिखी गई है, जब कमलेश्वर जी का एक पैर इलाहाबाद में रहता था और दूसरा मैनपुरी में। सन 54 से लेकर सन 1959 का कालखंड कमलेश्वर के लेखन के लिए अत्यंत उपयोगी और सार्थक रहा। उनने कई कहानियाँ की पृष्ठभूमि कस्बे और शहर के बीच की यातनाओं के मध्य तैयार की। तो गर्मियों के दिन के कहानी के बारे में यदि हम कहेंगे तो ये कहानी में आज़ादी के बाद की गांव की बदलती स्थितियों का जिक्र बड़ी तल्खी से आया है। इसमें निरर्थकता बोध, पाखंड के साथ दमन और पीड़ा के देश की चेतना संपन्न अभिव्यक्ति दिखाई देती है। इस कहानी में कोई विचार नहीं है, मगर सामाजिक जीवन का यथार्थ अवश्य है। नई कहानी का जन्म इसी द्वंद्व से ही शुरू होता है। इस कहानी को विचार प्रधान होना चाहिए या घटना प्रधान। विचार जीवन का वायव्य आधार है, मगर उसका ठोस रूप जीवन की घटनाओं तथा परिघटनाओं से निर्मित होता है। तो इस विषय पर खुद कमलेश्वर लिखते हैं कि विचार को स्वयं अपने यथार्थ से उभरना चाहिए। यदि किसी यथार्थवादी सांचे में विचार या सरकार को फिट किया जाएगा तो कहानी प्राणहीन हो जाएगी। तो यशपाल और जैनेन्द्र दो ऐसे कथाकार हैं जो विचार को आधार बनाकर कहानी लिखते रहे। समाज और जीवन में क्या घट रहा है वो उनके विचार को प्रभावित नहीं करता था। तब तक वो हिंदी साहित्य में रेणु, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, परसाई की धमकादार उपस्थिति दर्ज हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद इनकी नई सृजनात्मक शक्ति ने नए यथार्थ को जन्म दिया। राजा निर्वंशिया और देवा की माँ, ये कमलेश्वर की दो ऐसी कहानियाँ हैं जो विचार का पांचा अपनी सर्वांग कथा चुस्ती के साथ एक नई सामाजिक यथार्थ के कलेवर में बुना, ये दिखने को मिलता है। और यदि हम राजा निर्वंशिया कहानी के बारे में देखेंगे तो ये कमलेश्वर को नए कथाकार की अगम पंक्ति में ला खड़ा किया। इसके शिल्प और इसकी भाषा ने लोगों पर जादू का सा असर किया और वहाँ से कमलेश्वर की कथा में नए जादू यथार्थ का सूत्रपात हुआ। ये दोनों कहानियाँ कमलेश्वर के जीवनानुभवों की कहानियाँ हैं। दुष्यंत कुमार लिखते हैं कि एक और जहाँ कमलेश्वर अपने समय के उलझाओं, विरोधाभासों और यंत्रणाओं को अपने भीतर उतार कर समझने की कोशिश कर रहे हैं, वही उनसे निसंग होकर उन्हें निरंतरता में दिखने की कोशिश भी जारी रख रहे होते हैं। ठीक है, ये था कमलेश्वर जी के प्रमुख कहानी गर्मियों के दिन के बारे में। हम नेक्स्ट क्लास में इस कहानी के कुछ विशेष तथ्यों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी क्लास आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।